सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि आओ चेन ने जिंगयू से बात की थी। इससे उसे पता चला कि अगर इसके साथ फाइट में जरूर कुछ हुआ होगा जिससे वो थोड़े सहमे हुए हैं, पर उसने उन पर दबाव नहीं डाला और उन्हें विश्वास दिलाया कि उन्होंने उसे जो नाइट बनने का रास्ता दिखाया वो उसकी जिंदगी के लिए बिल्कुल सही डिसीजन था, क्योंकि इससे ही वो अपनों की हिफाजत कर पाया और इस काबिल बना कि अलायंस लीडर की पोजीशन हासिल की। फिर वो सभी साथ में बैठकर डिनर करने लग गए थे। भाइयों काफी खुश थी, आज उनकी फैमिली पहली बार एकजुट हुई थी और शेनिन भी उनके साथ थी। वो चाहते थे कि आओचेन और शेनिन शादी कर लें, पर वो दोनों डीमंस का खात्मा करने के बाद शांति से शादी करना चाहते थे। वहीं यांग वेन जाओ भी लॉर्ड जिंगयू का डिसेबल बनना चाहता था, पर वो डर रहा होता है और कल से डिवाइन थ्रोन असेसमेंट शुरू होने वाला था। रात का सीन दिखाया जाता है। लॉर्ड जिंगयू घर के बाहर मौजूद होते हैं, तभी यांग वेन जाओ वहाँ आ जाता है। जिंगयू पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या लेने आए हो। यांग वेन जाओ उन्हें रेस्पेक्ट देता है और कहता है कि कल डिवाइन थ्रोन असेसमेंट में जाना चाहता हूँ। जिंगयू गुस्से में कहते हैं कि तुम पीछे हट जाओ, क्योंकि डिवाइन थ्रोन है जो हर एक नाइट का सपना होता है। यांग वेन जाओ बताता है कि मेरा एक और लक्ष्य है। जिंगयू कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम अपने ग्रैंडफादर यांग के थ्रोन को विरासत में पाना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी पर्सनैलिटी और डेवलपमेंट पाथ के साथ वो सिंहासन तुम्हें बिल्कुल भी सूट नहीं करता। इसीलिए तुम्हें अपने लिए सबसे सुटेबल थ्रोन को खुद चुनना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उसके दादा के पास मर्सी एंड प्रोटेक्शन का थ्रोन था, जिस वजह से वो लोगों की हिफाजत तो कर पाते थे, पर वो होली सिटी से बाहर नहीं निकल सकते थे। इसलिए लॉर्ड जिंगयू ध्यान से यांग वेन जाओ को थ्रोन चुनने के लिए कह रहे होते हैं। यांग वेन जाओ बोलता है कि मुझे खुशी हुई कि आप मेरे बारे में इतना सोचते हैं, लेकिन मैं पहले से ही अपने पिता का डिवाइन थ्रोन प्राप्त नहीं करना चाहता था, बल्कि मैं आपका डिवाइन थ्रोन पाना चाहता हूँ। ये देखकर वो चौंक गए। यांग वेन जाओ घुटनों पर झुककर उन्हें रिस्पेक्ट दिए हुए बोलता है कि मैं आपका छात्र बनना चाहता हूँ। अभी तक आप ही मेरा गोल रहे हो और अब मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, ताकि मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिट्रीब्यूशन नाइट बन सकूं और अपनी हिफाजत के माध्यम से विरासत में आपके डिवाइन थ्रोन ऑफ डूम एंड डेथ को हासिल कर सकूं। लॉर्ड जिंगयू बोलते हैं कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम मेरे सिंहासन को विरासत में लेना चाहते होंगे, पर तुम्हारे विचार काफी मेरे जैसे हैं, क्योंकि जब मैं युवा था तब मैं भी तुम्हारी तरह था। इसलिए मैं तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। यांग वेन जाओ को ईरानी के साथ खुशी भी हो रही थी, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि जिंगयू से इतनी आसानी से अपना डिसेबल बना लेंगे। वो उसे उठने का इशारा करके बोलते हैं कि मेरा डिसेबल बनना इतना आसान नहीं है, तुम्हें काफी हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी, इसीलिए रास्ता आसान नहीं रहने वाला। यांग वेन जाओ कहता है कि जब तक मैं आपका अनुसरण कर सकता हूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी ट्रेनिंग कितनी भी हार्ड या थका देने वाली हो, मैं सब कुछ सहने को तैयार हूँ। तो जिंगयू कहते हैं कि कल तुम मेरे थ्रोन टावर में आना, मैं तुम सभी को डिवाइन थ्रोन असेसमेंट से पहले डिवाइन थ्रोन के इतिहास के बारे में बताऊंगा और साथ ही तुम्हें एक सबक भी सीखने का मौका मिलेगा। तो यांग वेन जाओ अपने मास्टर को मुस्कुराहट के साथ थैंक्स कहता है। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और हम ड्रैगन रेसिस्टिंग पास के हॉल का सीन देखते हैं, जहां जिंगयू, आओचेन, यांग वेन जाओ, जांग फेंग और हान्यू के साथ पहुंच गए थे। वो कहते हैं कि इससे पहले कि तुम डिवाइन थ्रोन असेसमेंट को शुरू करो, मैं तुम सभी को थ्रोन के बारे में जानकारी दूंगा, ताकि तुम्हें एहसास हो कि ये सभी नाइट के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। साथ ही वो बताते हैं कि यांग वेन जाओ ने पहले ही मुझे डिवाइन थ्रोन असेसमेंट में अपने लक्ष्य को सबमिट कर दिया है और अब वो क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड्स पर पहुंच गया है, इसीलिए इसे मेरे साथ रहकर निरीक्षण करना होगा। हाओचिन से हैरान हुआ, क्योंकि यांग वेन जाओ के पिता के डूम एंड स्लॉटर थ्रोन को हासिल करना चाहता था। वो बताते हैं कि तुम सभी पहले से जानते हो कि हमारे पूरे अलायंस में 6 डिवाइन थ्रोन है और हर एक थ्रोन की पावर अलग अलग होती है। और उदाहरण के लिए अगर हम 6ठे थ्रोन विजडम एंड स्पीड की बात करें तो इसके जरिए पावर ऑफ ओमनीसाइंस को कंट्रोल किया जा सकता है। और 5वां डिवाइन थ्रोन जिसका नाम फियर एंड सोरो है, उसने फॉरबिडन आर्ट्स को कंट्रोल करने की पावर मिलती है। और इन दोनों सिंहासन के बाद 4था डिवाइन थ्रोन ऑफ प्रोटेक्शन एंड मर्सी है, जिसके थ्रू डिफेंस की पावर को कंट्रोल किया जा सकता है। और 3रा डिवाइन थ्रोन ऑफ ऑर्डर एंड लॉ, नियमों को ताकत को कंट्रोल किया जा सकता है। और मेरा जो डिवाइन थ्रोन है वो दूसरा डिवाइन थ्रोन डूम एंड डेथ है, जिससे पावर ऑफ किलिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। क्या आप सभी से आजमाना चाहते हैं? सभी से काफी खुश होते हैं। लॉर्ड जिंगयू अपनी सोर्स से डिवाइन थ्रोन ऑफ डूम एंड डेथ को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिससे वो सभी उस डूम एंड डेथ सिंहासन के ऊपर आ गए थे। ये देखकर वो सभी चकित रह गए। जिंगयू कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने थ्रोन की पावर को समझाने के लिए मुझे किसी एक व्यक्ति की जरूरत है, जिससे तुम इस थ्रोन पावर को फील कर पाओगे। इसीलिए मुझे बताओ कि तुम में से कौन वॉलंटियर बनना चाहेगा। हाओचिन यांग वेन जाओ से बोलता है कि तुम्हें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर गोल इसी थ्रोन को हासिल करना है। जिंगयू को भी अपने बेटे की बात सही लगती है। यांग वेन जाओ सिंहासन के ऊपर बैठ जाता है। यांग वेन जाओ को एहसास होता है कि उसकी पावर अपग्रेड हो रही है और वो तेज एनर्जी के साथ हवा में ऊपर
उड़ जाता है। जिंगू बताते हैं कि ये थोन एम्पावरमेंट की वजह से हो रहा है। ये थोन अपने उपयोगकर्ताओं को जो पावर देता है उससे यांग वेन जाओ की एनर्जी 2 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी पर पहुंच गई है और तुम अभी थोन रेंज में हो, इसीलिए मैं तुम्हें अभी टेम्पररी सिचुएशन एनर्जी एनहांसमेंट का एक्सपीरियंस करा सकता हूँ। जांग फिंग कहता है कि यह थोन की पावर वाकई काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जिंगयू यांग वेन जाओ को अपनी स्वॉर्ड भी सौंप देते हैं क्योंकि यह भी उन्हें इस थोन से ही मिली थी और कहते हैं कि अब तुम इस थोन की ट्रू पावर का एहसास करो। यांग वेन जाओ देखता है कि यह एक डिवाइन वेपन है क्योंकि हर एक डिवाइन थोन अपने मालिक को एक वेपन प्रदान किया करता था और उस वेपन की क्वालिटी हमेशा डिवाइन लेवल पर होती है। यांग वेन जाओ जब उस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है तो इससे काफी तेज एनर्जी स्लैश क्रिएट हुआ जिससे एक भयानक वॉइड क्रैक क्रिएट हो गया था। जिंगयू बताते हैं कि जब तुम्हें सभी को थोन की मंजूरी मिल जाएगी तुम अपने पास एक साथ 2 डिवाइन आर्टिफैक्ट को प्राप्त कर पाओगे, यानी उन्हें थोन के साथ एक वेपन भी मिलने वाला था। साथियों कहते हैं कि डिवाइन थोन के कई फायदे होते हैं। यह थोन जरूरत के वक्त एक आर्मर में भी बदल सकता है जिससे पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि थोन आर्मर कई सारे एबिलिटी से एनहांसमेंट प्रदान करता था। यांग वेन जाओ जिंगयू को उसकी स्वॉर्ड वापस लौटा देता है। जिंगयू कहते हैं कि मेरे इस थोन में इतनी काबिलियत है कि हर एक मिनट मुझे 10% और अटैक बोनस प्रदान करता है। हान्यू कहता है कि 2 डिवाइन आर्टिफैक्ट और 2 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी में वृद्धि साथ ही थोन आर्मर की स्पेशल एबिलिटी वास्तव में डिवाइन थोन का होना काफी ज्यादा होता है और अब वो वापस हॉल में आ चुके थे। हान्यू कहता है कि पहले नंबर का थोर जिसे इंटरनिटी और क्रिएशन नाम से जाना जाता है आखिर उसकी शक्तियाँ क्या है और वो अपने मालिक को किस तरह की पावर दे सकता है। ये वही थोन होता है जिसे हाओचेन हासिल करना चाहता था। जिंगयू निराश हुए कहता है कि मैं नहीं जानता कि आखिर वो थोन क्या काबिलियत दे सकता है। चारों इससे चौंक जाते हैं तो बताते हैं कि उस थोन के बारे में जानकारी काफी कम है लेकिन उसकी ताकत पर बिल्कुल भी संदेह नहीं किया जा सकता। अब वो थोन के इस दुनिया में आने की कहानी बताते हैं। 6000 सालों पहले जब 72 डीमन पिलर का इस जोली डीमन कॉन्टिनेंट में उतरे थे तब इन डीमन पिलर से ही 72 डीमन गॉड का जन्म हुआ और ये सभी डीमन जिस राक्षसी ऊर्जा के साथ जन्मे उससे चारों तरफ के जीव जंतु संक्रमित हो गए और वो डीमंस में बदल गए। उन्होंने इंसानों का अंधाधुंध वध करना स्टार्ट कर दिया जिस वजह से इंसानों ने 6 टेम्पल बनाए और डीमन से लड़ने का प्रयास किया लेकिन उस जनरेशन के डीमन गॉड की पावर से बिल्कुल भी मेल नहीं खा पा रहे थे और आज से पहले उन्होंने कभी किसी डीमन का सामना नहीं किया जिससे वो हार रहे थे। डीमन गॉड ने लाखों इंसानों को मार दिया और इंसान का अंत साफ नजर आ रहा था। डीमन की पावर सभी इंसानों को राख में बदल दे रही थी पर तभी आसमान से एक सिंहासन नीचे गिरा और वो एक मैजिक स्वॉर्ड और आर्मर के टुकड़े में बदल गया जैसे थोन एक इंसान की तरह जिंदा हो। उसने अपनी सिर्फ एक तलवार के साथ 14 डीमन गॉड को तुरंत मार डाला और डीमन गॉड भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। अनगिनत राक्षस नष्ट हो गए और इस तलवार की वजह से पूरा डीमन क्लैन गंभीर रूप से घायल हो गया। वो 1000 साल तक इस दर्द से उबर नहीं पाए और उस पल में सभी इंसानों के दिलों में एक ही आवाज गूंज रही थी और वो था इटर्निटी एंड क्रिएशन थोन के लिए सम्मान। क्योंकि इस थोन की बदौलत ही वो जिंदा बचे क्योंकि ये वही थोन था जो इस दुनिया में प्रकट हुआ पर उसे एक स्वॉर्ड स्लैश के बाद उस डिवाइन थोन की शक्ति समाप्त हो गई थी और वो थोन एक गहरी नींद में चला गया। पर उस थोन के जमीन पर गिरने के साथ 5 और टुकड़े भी जमीन पर गिरे थे जो 5 अलग अलग सेक्रेट स्टोन थे। हाओचेन कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो 5 सेक्रेट स्टोन या आगे चलकर बाकी के डिवाइन थोन बनेंगे। जिंगयू बोलते हैं कि तुमने ठीक समझा। उस समय 1000 सालों बाद जियो हुआ जो नाइट हॉल के पहले मास्टर थे उन्होंने 5 सेक्रेट स्टोन के फाउंडेशन के साथ 5 थोन को रिफाइन किया और उसके बाद से ही इटर्निटी एंड क्रिएशन थोन के साथ उन 5 थोन को जोड़ा और ये हमारे मानव जाति का सबसे शक्तिशाली हथियार बन गया जिसने हमेशा मानव जाति को प्रोटेक्ट किया। और जो इटर्निटी एंड क्रिएशन का थोन है वो अभी तक भी सो रहा है और उसने आज तक किसी भी नाइट को नहीं चुना, इसीलिए पूरी मानव जाति को उसके जागृत होने का इंतजार है। पर कोई नहीं जानता कि ये कब जागृत होगा। पर जब ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली थोन जागृत किया जाएगा तो हमारी मानव जाति की पावर इतनी बढ़ जाएगी कि हम सभी डीमन को इसे होली डीमन कॉन्टिनेंट से बाहर निकाल कर फेंक सकते हैं। सभी इससे खुश हो रहे थे तो जिंगयू बोलते हैं कि मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि हजारों सालों से अनगिनत लोगों ने इस डिवाइन थोन असेसमेंट में हिस्सा लिया है लेकिन कोई भी इस इटर्निटी एंड क्रिएशन थोन को पाने में सफल नहीं हुआ। और वो हाओचेन से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम इस थोन को हासिल करना चाहते हो और तुमने कई बार इस थोन के साथ रेजोनेट भी किया है लेकिन इस इटर्निटी एंड क्रिएशन के थोन का टेस्ट में तुमने किन चीजों का सामना करना होगा ये कोई नहीं जानता। हो सकता है कि तुम्हें इस ट्रायल में एक भयानक संकट का भी सामना करना पड़े और एक ऐसा डिसीजन भी लेना पड़े जिसे तुम कभी
भी लेना नहीं चाहते। इसीलिए इस इटर्निटी एंड क्रिएशन थ्रोन का ट्रायल एक अननोन एडवेंचर की तरह होगा और तुम्हें अकेले इसका सामना करना होगा। वाओ चेन को हौसला देते हुए बताते हैं कि मुझे और बाकी सभी को पूरा विश्वास है कि तुम इस थ्रोन के लिए अप्रूवल प्राप्त कर सकते हो, लेकिन तुम्हें खुद पर भी ध्यान देने की जरूरत होगी, इसलिए सुरक्षित रहना। हाओ चेन मुस्कुराते हुए कहता कि निश्चित रूप से मैं जिंदा रहूंगा। और अब जिंगयू इस परीक्षा को शुरू कर देते हैं, जिसके लिए एक फॉर्मेशन को ओपन किया जाता है जिसमें कई सारा कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। और अब वो उस जगह से टेलीपोर्ट होने लगते हैं, क्योंकि इस जगह से उन्हें सिक्स थ्रोन हॉल में भेजा जाने वाला था, जहाँ से वो सभी अपनी पसंद का थ्रोन चुन सकते थे। और एक बार जब उन्होंने थ्रोन को चुन लिया तो फिर उन्हें उस थ्रोन का असेसमेंट पूरा करना होगा। वो तीनों हवा में फ्लोट होते हुए खुद को महसूस कर रहे थे और अब टेलीपोर्ट होकर उस थ्रोन हॉल में आ जाते हैं। वो काफी शानदार जगह होती है। जांग फेंग कहता है कि क्या ये वही जगह है जहाँ थ्रोन के द्वारा हमारा टेस्ट लिया जाता है कि हम इनके लिए लायक है या नहीं। हाओ चेन कहता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए और वो जांग फेंग और हान्यू के साथ ऊपर उस हॉल में आ जाता है। यांग वेन जाओ यहाँ नहीं आया होता क्योंकि लॉर्ड जिंगयू का थ्रोन चाहता था, इसीलिए उनके द्वारा ही उसका टेस्ट लिया जाएगा। इस हॉल में सभी सिक्स थ्रोन मौजूद होते हैं। हाओ चेन का लक्ष्य थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन होता है, जिससे उसी थ्रोन को निहार रहा था। तभी जमीन के अंदर से क्रिस्टल के साथ एक पिलर उभर आता है जिसमें सभी सिक्स थ्रोन के सिंबल बने हुए थे। जांग फेंग विजडम एंड स्पिरिट के थ्रोन को चुनता है, जिससे अब विजडम एंड स्पिरिट थ्रोन एक्टिवेट हो जाता है, यानी अब उसे उसके ट्रायल को पास करना होगा। हान्यू फियर एंड सोरो थ्रोन को चुनता है और अब सबसे आखिर में हाओ चेन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को चुनता है, जिससे काफी प्योर एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है। इस एनर्जी का हर एक पार्टिकल में इस अनंत काल की एनर्जी समाई हुई थी और अब डिवाइन थ्रोन असेसमेंट शुरू हो चुका था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।